मानव भूगोल का स्कोप या विषय क्षेत्र या कार्य क्षेत्र मानव भूगोल क्योंकि बहुत विस्तृत है, इसलिए उसको फ्रेंच एंड त्रिवाथा ने दो मुख्य भागों में बांटा है। पहला है भौतिक विभाग, दूसरा है प्राकृतिक पर्यावरण। और भौतिक विभाग अथवा प्राकृतिक पर्यावरण को जब एक कर लिया, जिसमें सारे भूभागों के उच्चावच सभी समुद्र से ऊंचे उठे हुए भूभाग को हम उच्चावच कहते हैं। पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, घाटियाँ, झीलें सब इसके अंदर आती हैं। और जलवायु, वनस्पति, मिट्टी, खनिज और जल के भूभाग को हम प्राकृतिक या भौतिक भाग में सम्मिलित करते हैं, पहला। दूसरा सांस्कृतिक पर्यावरण, जिसमें मानव जो अपना क्रियाकलाप करता है पृथ्वी के तल के ऊपर, चाहे वो अधिवासों का निर्माण कर रहा है, सड़कों का निर्माण कर रहा है, जनसंख्या उसकी कैसी चल रही है, कैसी ग्रोथ है, मानवीय बस्तियों का प्रकार कैसा है, सघन बनावट है कि वृत्ताकार है कि त्रिभुजाकार है कि एरियल है, मतलब इस जो कार्य वो कर रहा है, जिस हिसाब से पठार के ऊपर बसा हुआ है कि मैदान पे या नदी के किनारे, आदि आदि बस्तियों के प्रकार इसमें आ जाएंगे। कृषि, एग्रीकल्चर वो किस तरह की कर रहा है, उसके निर्माण उद्योग क्या हैं, कहाँ कहाँ पर इसके सेटलमेंट, जैसे अपन यदि देखें अपने अजमेर में तो रीको का जैसे इंडस्ट्रियल एरिया, हर सिटी का इंडस्ट्रियल एरिया सिटी के बाहर के क्षेत्र में होता है। और जैसे जैसे सिटी का विकास होता चला जाता है तो वो नियर बाय टू एरिया सेटलमेंट हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ माखोपुरा किस ज़माने में बहुत दूर पड़ता था, अब माखोपुरा तक सिटी फैल गई, अजमेर सिटी। तो रीको इंडस्ट्रियल एरिया माखोपुरा, पर्वतपुरा बाईपास जिसे कहते हैं, या गेगल के अंदर है ना। तो इस तरह से हर सिटी का एक निर्माण एरिया कहलाता है। और फिर आता है इसमें परिवहन के साधन या परिवहन के प्रकार या आकार, ये सब चीज़ें मिलकर के सांस्कृतिक पर्यावरण का विषय क्षेत्र बनता है मानव भूगोल के अंतर्गत उसके स्टडी करने के लिए। ऐसे ही एल्सवर्थ हंटिंगटन ने भौगोलिक पर्यावरण तथा मानवीय क्रियाकलापों से के बीच में जो विचार हैं, उनका जो इंटरेक्शन है, उसको उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया अपनी किताब प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। किसने? एल्सवर्थ हंटिंगटन। नाम याद कर लीजिए, एल्सवर्थ हंटिंगटन, जिसने स्टडी ऑफ ज्योग्राफी विथ एरियल डिफ्रेंसिएशन बताया था। ठीक है, जो हमने पहले पूर्व में परिभाषाएं करी हैं और अंतर संबंध। तो उन्होंने कहा कि जितना ही भौतिक मानव भूगोल है, वो भौतिक दशाएं, जिस जगह पर तापीय दशा क्या है, उच्चावचीय दशाएं क्या हैं, वर्षा की दशा क्या है, या एलिवेशन कितना है, इस क्योंकि किसी भी चीज़ के बसावट में या क्रियाकलाप में कोई एक फैक्टर कभी इन्वॉल्व नहीं होता है, कोई एक ही कारक रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, उसमें बहुत सारे कारक संबंधित होते हैं। और उन कारकों का परस्पर भौतिक पर्यावरण जो बनता है, भौतिक दशाओं से जो भौतिक पर्यावरण बनता है, उसके साथ मानव कैसी अनुक्रिया करता है, कैसा इंटरेक्शन उसके साथ में है, क्या इंटर रिलेशनशिप है, ये चीज़ इसमें बताई। विषय क्षेत्र मतलब वहाँ तक जाता है। तीसरे जो आपके मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के ऊपर कार्य जो बोला है वो है वाइट जिला ब्लाश, जो कि फ्रांस के हुए हैं। और उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में बहुत डिटेल में बताया। बहुत बड़ा वॉल्यूम इन्होंने, बड़े बड़े वॉल्यूम्स इन्होंने लिखे हैं मानव भूगोल के ऊपर। और उसमें इन्होंने विश्व की जनसंख्या, मतलब पॉपुलेशन, क्योंकि अपने आप में एक ह्यूमन रिसोर्स है ना, अपनी क्रियाकलापों में अधिक विकास हम कर रहे हैं जनसंख्या ह्यूमन रिसोर्स के रूप में। बस्तियों के विश्व वितरण, मतलब पूरे वर्ल्ड में किस तरह के सेटलमेंट्स हैं, कहाँ कहाँ कैसे हैं। जैसे अब कुछ ही विश्व के अंदर कुछ ही तटीय क्षेत्र ऐसे क्या हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े आपके टाउन्स, मेट्रोपॉलिटन, मेगापोलिटन, इयोपोलिस, आप जो मैं इसमें लास्ट में नगरों के जो प्रकार बताऊंगी उसमें बताऊंगी। तो बसावट के आधार पर कितने नंबर ऑफ पीपल हैं, वर्टिकल सेटलमेंट बहुत ज़्यादा है आने वाले समय के देखते हुए। इस प्रकार से मानवीय बस्तियों का विश्व वितरण वाइडल लीलावलाश ने पहली बार बहुत अच्छे से बताया था। और सभ्यताओं को प्रभावित करने वाले कारक, क्योंकि जितने भी सिविलाइजेशंस हैं, चाहे वो मेसोपोटामिया हो, इंका हो, माया हो, इंका एंड माया सिविलाइजेशंस दे वर द ओल्डेस्ट वन, पर कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई कारक हैं जो मानव को आवासीय सुविधा देते हैं, उनके खान पान रहन सहन संबंधी सुविधा देते हैं। ये तो एंशिएंट हो गई। इसके बाद में मिडिल टाइम में जितनी भी आपकी आई हैं,
जितनी भी सुविधाएं आई हैं, जितनी भी सभ्यताएं आई हैं, वे नदी के किनारे आई हैं, चाहे मेसोपोटामिया की हो, चाहे मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन हो, चाहे वो नील नदी का सिविलाइजेशन हो। तो कहने का मकसद ये है कि इंसान के विकास की गति के साथ साथ उसकी मानवीय आवासीय बनावट में परिवर्तन होता है, और इस सारे परिवर्तन को, चाहे वो बहुत ही तीव्र रूप में है या मध्यम रूप में है या बहुत ही सोई हुई करवट के रूप में, सोए व्यक्ति के करवट के रूप में कोई शहर बदलता है, तो इस प्रकार के उसको सारे दृश्यों को वाइडल लीलावलाश ने लैंडशाफ्ट या भूदृश्य के रूप में सबसे पहले बताया था कि मानवीय क्रियाएं एक अपना एक विशिष्ट भूदृश्य परिलक्षित करती हैं। अब लास्ट में आपके जो मेन फेमस दूसरे फ्रांस के भूगोलवेत्ता हुए हैं जीन ब्रून्स, उन्होंने कहा कि मानव भूगोल को हम स्टडी करने का भौतिक पर्यावरण तो है ही, सांस्कृतिक पर्यावरण तो है ही, पर उसके साथ उन्होंने ये कहा कि जो उसका मोल कर सके, मोल भाव यानी कीमतों के आधार पर, यानी जिस प्रकार हम किसी भी क्षेत्र की फाइनेंशियल कंडीशंस को मतलब कोई भी भौतिक कारक फाइनेंशियल कंडीशंस को निर्धारित करने में सहायक होता है, और मानवीय क्रियाएं उसमें और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। यानी किस प्रकार के लोग हैं, श्रमिक कैसा है, कृषक कैसे हैं, खादान कैसे हैं, विनिर्माण उद्योग कैसे हैं, और जब तक इन सब का मूल्य ना मिले तो उसके मूल्यों के संबंध या अर्थशास्त्र का संबंध हम सीधे कीमतों से लगाते हैं। तो भूगोल जीन ब्रून्स कहते हैं कि सारे के सारे कार्य मनुष्य जो भी करता है वो सब अर्थ से संबंधित होते हैं। अर्थ मतलब मनी से रिलेटेड होते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन से रिलेटेड होते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ बच्चों कि जब तक कोई डेवलपमेंट का एक सिनेरियो क्रिएट होता है, उसके पीछे बहुत सारे कारक होते हैं, और उसकी वैल्यू जब तक ना हो, कीमत जब तक उसका मूल्य निर्धारण ना हो, वो डेवलप नहीं हो पाता। जैसे हम कहें कि भाई बॉम्बे हिंदुस्तान का मुंबई जो है वो सबसे एक्सपेंसिव सिटी है। क्यों? क्योंकि वहाँ एक स्मॉल गज लैंड जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। या हमारे छोटे से शहर में हम देखें कि जहाँ ज़्यादा विकास हो जाता है वहाँ हर तरह की कीमतों के अंदर वृद्धि जाती है। तो जीन ब्रून्स ने कहा कि मनुष्य भूगोल का केंद्र बिंदु जो है वो स्थान है, और कहाँ कैसे क्यों प्रोडक्शन किया जाए या कैसे कैसे कार्य हो, मतलब जिसको मैंने तुमको पहले कहा था भूगोल की डेफिनेशन में, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस, एंड गुड्स आर हाउ गुड्स आर टू बी रेशन, अनुपातिक वितरण कैसा हो, जो मैं आपको पहले लेक्चर में बता चुकी हूँ। परंतु ये जो कॉन्सेप्ट है, ये पीटर्स का जो अमेरिकन ज्योग्राफर का जो कॉन्सेप्ट है, ये अभी वर्तमान में शामिल हुआ है। परंतु जीन ब्रून्स वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस बातों को समझाया। अर्थात पृथ्वी के अंदर हम जो है सर्वप्रथम आर्थिक भौतिक दशाओं को रखते हैं, जिसमें भोजन, वस्त्र, मकान होता है। बहुत इजी है ये चीज़, आपको सबको पता है। दूसरा, पृथ्वी के संसाधनों का उपयोग, भौतिक वस्तुएं जो मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं को पूर्ति करती है, जिसको हम प्राइमरी नेसेसिटीज़ बोलते हैं या प्राइमरी ऑक्यूपेशंस बोलते हैं। कृषि, पशुचारण, उद्योग, क्रियाकलाप। आर्थिक और सामाजिक, जिसमें कि बहुत लार्ज स्केल पर होता है, बड़े वृहद पैमाने पर होता है, और उसका वितरण काफ़ी दूर तक, विनिमय, वितरण, परिवहन बहुत दूर तक होता है, जिसको और तथा सांस्कृतिक भूगोल इसका मुख्य आधार बन जाता है। चौथा है राजनीतिक भूगोल और ऐतिहासिक भूगोल, जिसमें हम सारी राज्य की सीमा, छोटे से क्षेत्र का ज्ञान से लेकर के बड़े से बड़े प्रदेश, उसकी सीमाओं, उसके समूहों आदि के बारे में जानते हैं। अब बच्चों, जैसे जैसे हमारे मानव भूगोल का विकास होता चला गया, वैसे वैसे इसके अंदर और एक्सपेंशंस होते चले गए। जैसे मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया था कि भूगोल एक प्राकृतिक भूगोल के नाम से जाना जाता था। मनुष्य की क्रियाएं बढ़ती गई, क्रियाकलाप बढ़ते गए, उसकी संख्या बढ़ती गई, तो इस प्रकार से प्राकृतिक भूगोल बहुत विस्तृत हो गया। अब उसको दो क्लासीफाई किया हमने, मानव भूगोल और प्राकृतिक भूगोल को हमने भौतिक भूगोल बनाया। तो मानव भूगोल बच्चों, जब अभी हमें वेस्टर्न वर्ल्ड तो नहीं मानता, पर हमारे यहाँ तो 5-5, 20-20 साल, 30-30 साल, 30,000, 40,000 वर्ष पुराने शहरों के अवशेष हमारे पास हैं अभी। और वो तो मानते ही नहीं, वो तो केवल अपनी यूरोपियन सभ्यता के आधार पर नगरों का विकास मानते हैं। पर यानी कहने का मतलब यहाँ पर मेरा ये है आपको स्पष्ट करने का कि आर्थिक गतिविधियाँ जितनी तीव्रता से बढ़ती हैं, उतना ही विनिमय बढ़ता है,
परिवहन बढ़ता है, क्या बोलना चाहिए इसको, अपना एक्सचेंज ऑफ ट्रेड बनता है और विभिन्न प्रकार के जो मूल्यों का निर्धारण होता है। इस प्रकार से मानव भूगोल एक विस्तृत क्षेत्र में नए नए आयामों को छूता है। जैसे हम कहें कि मानव भूगोल में व्यवहारिक भूगोल भी आता है, राजनीतिक भूगोल भी आता है, आर्थिक भूगोल भी आता है, सामाजिक भूगोल आता है, बहुत सारे, आप इसको चिकित्सा विज्ञान भी डाल सकते हैं। तो कहने का मकसद, जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ती गई वैसे वैसे भूगोल का क्षेत्र बढ़ता चला गया। चाहे वो राजनीतिक आयाम हो, पॉलिटिकल ज्योग्राफी के रूप में हो गया, सामाजिक आयाम हो, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, कल्चरल ज्योग्राफी, है ना, इस तरह से बढ़ गया। नगरीय प्रणाली जो है, फॉर्मेशन ऑफ सिटीज़ और टाइप ऑफ सिटीज़, पैटर्न्स ऑफ सिटीज़, इससे हमारा अर्बन ज्योग्राफी बन गया। स्वास्थ्य संबंधी मैंने अभी बताया आपको, मेडिकल ज्योग्राफी बन गया। तो कहने का मकसद यहाँ पर यह है कि मानवीय मूल्यों का, उसके कार्य क्षेत्रों का, क्रियाकलापों का अत्यधिक विकास होने के कारण राजनीतिक भूगोल या ऐतिहासिक भूगोल या आर्थिक भूगोल या सामाजिक भूगोल ही केवल मानव भूगोल के विषय क्षेत्र नहीं रहे और निरंतर ये बढ़ते चले जा रहे हैं। तो मानव भूगोल में भूगोल विषय की भांति ये एक दूसरे से निकट हैं और इससे संबंधित 3 कार्य हम स्पष्ट रूप से कर सकते हैं। पहले भूपृष्ठ पर निर्मित होने वाली घटनाएं जो मानव के द्वारा निर्धारित हुई हैं, चाहे वो इसमें स्थिति हो, उससे संबंधी विश्लेषण हो, जिसको हम लोकेशन, एलोकेशन वगैरह बोलते हैं। पारिस्थितिक विश्लेषण, जिसमें भौगोलिक प्रदेश के भीतर मानव पर्यावरण के संबंध में जो इकोसिस्टम या फूड चेन या उसका एनवायरनमेंट जो भी बनता है, उसको समग्रता को जो प्रदान करता है, तो हम उसको भौतिक पर्यावरण, राजनीतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, आर्थिक पर्यावरण, औद्योगिक पर्यावरण, इस तरह से उसको हमने आज के वर्तमान समय में परिभाषित किया है या डिफाइन किया है। अब तीसरा इसमें मुख्य इसका थर्ड आधार आता है प्रादेशिक संश्लेषण, यानी रीजनल एनालिसिस, जिसमें हम एलोकेशन, उसकी एलोकेशन मतलब इसका स्थानिक आधार और पारिस्थितिक उपागमों को एक साथ मिलाकर करते हैं। जो मतलब वेरियस अप्रोचेज होती हैं, चाहे वो स्थिति के आधार पर हो, चाहे तापमान के आधार पर हो, चाहे वो भौतिकता के आधार पर हो, मिट्टी के आधार पर हो, वनस्पति के आधार पर हो, चावच के आधार पर हो, इस प्रकार से सारे कारकों को लेकर के हम प्रादेशिक संश्लेषण का कार्य भी मानव भूगोल के अंदर या इसके विषय क्षेत्र में पढ़ते हैं। अब इस प्रकार से हम टोटल बार बार मैं आपको बोलूँगी कि वर्तमान समय में हम ज्योग्राफी को जो कार्यक्षेत्र के रूप में मुख्य रूप से देखते हैं, तो हमें सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए कि कोई सी चीज़ कहाँ है और ये यहीं पर क्यों है। दूसरा, फिर तीसरा हम सोचते हैं ये आपस में एक जैसे हैं क्या। चौथा, हम सोचते हैं कि क्या ये आपस में इंटरैक्शन करते हैं, अंतरक्रिया करते हैं क्या। और फिर लास्ट में प्राकृतिक फैक्टर्स, सांस्कृतिक फैक्टर्स किस प्रकार का परिवेश बनाते हैं, या जिसको हम वाइडर लीलाबलाश की भाषा में कहते हैं किस प्रकार का भूदृश्य उपस्थित करते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों, मानव भूगोल में हम छोटे क्षेत्र से लेकर बड़े विस्तृत क्षेत्र तक, छोटी छोटी गतिविधियाँ से लेकर बड़ी बड़ी क्रियाकलाप, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सारे परिवहन, संचार, व्यापार, सारी क्रियाओं को इसमें हम सम्मिलित करते हैं। और इस प्रकार से वर्तमान संदर्भ में मानव भूगोल का विषय क्षेत्र बहुत ज़्यादा विस्तृत हो चुका है। आज के लिए इतना ही।